Joining me now live on Times Network is INB and Sports Minister Anurag Thakur. Anurag Thakur ji, thank you very much for joining us here on Times Network. I want to ask you first, with the political reaction that has just come in from Mr. Rahul Gandhi. He says मित्र काल का बजट है, इसमें ना विजन है, ना बेरोजगारी हटाने की कोई स्कीम, ना महंगाई टैकल करने की कोई स्कीम, नो इंटेंट टू स्टेम द इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है बजट में। राहुल गांधी को आप आज क्या कहेंगे? विकसित भारत का संकल्प है और ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक नींव रखने का काम कर रहा है। ये बजट हमारे गांव का, गरीब का, महिला मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। मैं कहूँगा नाविका जी, ये खुशहाली का बजट है, खुशियों का बजट है। और शायद राहुल गांधी जी को गरीब की खुशी इसमें नहीं दिख रही है, मध्यम वर्ग महिला की खुशी इसमें नहीं दिख रही है। मैं इसलिए 2-3 बातें इस पर जरूर कहूंगा। हमने 3 करोड़ 25 लाख पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए। 3.25 करोड़ गरीबों को लखपति बनाने का काम 7 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है। और इस बार 66% की वृद्धि हमने 79,000 करोड़ रुपीस, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा है। इसी तरह से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो है वो 7,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया है। 33% की वृद्धि। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपया किया है। रेलवे बजट 2,40,000 करोड़, कांग्रेस के 2013-14 के बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले रेलवे बजट का किया है। यही नहीं, 20 लाख करोड़ रुपया हमने किसान क्रेडिट के लिए रखा है और उसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी इसके लिए रखा है ताकि वहां पर किसानों की आय बढ़ सके। 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट के लिए रखा है ताकि वहां पर हमारे करोड़ों नौजवानों को इसका लाभ मिल सके, जो सबसे ज्यादा रोजगार वहां पर उत्पन्न करता है। हमारे फ्यूचर वर्क्स 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोडिंग हो, हमारी मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपन देने का काम अगले 3 साल में करेंगे। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खोलेंगे। 30 स्किल इंडिया के इंटरनेशनल सेंटर हम भारत में खोलने जा रहे हैं। शायद राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखता। और ये भी कहूंगा, महिलाओं के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 80 लाख 9 करोड़ महिलाएं हैं उनके लिए, उनको और ऑर्गेनाइज करने का और बड़ी मार्केट देने का काम करेंगे उनकी स्किलिंग के साथ साथ। इसके साथ साथ महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक का 7.5% उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 साल तक के लिए, वो उसमें अवसर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए बचत तक का कर दिया है। अब इनको तो कभी नजर नहीं आएगा। मिडिल क्लास करते थे, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख इनकम टैक्स में छूट कर दी। एक तरफ ये कहते हैं कि आपने लोक लुभावन बजट दिया है, दूसरी तरह से कहते हैं कि बजट में है कुछ नहीं। तो कांग्रेस कंफ्यूज नजर आती है। Anurag Thakur ji, the question here is also about unemployment and महंगाई, inflation rates. And that is something that people are talking about. GST changes don't take place in the budget. On top of that, despite the incentives that have been given in the tax regime, the fact is that you've made the new tax regime as the default tax regime. So the former finance minister, Mr. P. Chidambaram, says that the good part of the earlier tax regime now will not be available, which means no exemptions. The new tax regime has become the default tax regime, nothing in GST. So clearly, as far as inflation is concerned, there is no respite for the common man. Let the common man evaluate it. Let them opt for either the old regime or the new tax regime. The options are available in front of them.
let Congress criticize it, let the common man evaluate it. The options are available for them, old as well as the new. मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, एक सवाल ये भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जरूर बढ़ा है, लेकिन किसानों के लिए जो आउटले था वो 68,000 से कम होकर 60,000 हो गया है। मनरेगा में जो आपने आउटलेज रखे थे वो कम हो गए हैं, यानी कि गरीबों के जो उत्थान के लिए आउटलेज थे उसमें कम घटौती हुई है, और विपक्ष का कहना है कि इसीलिए ये आम आदमी या गरीब के खिलाफ का बजट है। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं कहूंगा कि किसानों को किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, 11 करोड़ किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, और इसमें महिला किसान भी करोड़ों की तादाद में है। यही नहीं, जहां दुनिया भर में रेट बढ़ गए थे हमारे फर्टिलाइजर के, हमने फर्टिलाइजर के रेट जहां दुनिया में 3 गुना बढ़े, हमने भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। जहां एक और किसानों को हम प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के लिए ही जहां पे पैदावार करेंगे तो पंचायत में भंडारण की, स्टोरेज की कैपेसिटी बनाने की भी बात करें। वैल्यू एडिशन हो तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हमने पिछली बार भी कहा था 1 लाख करोड़ तक हम वहां पे करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, जो आपने मनरेगा को कहा, मनरेगा में कांग्रेस 30,000 करोड़ मुश्किल से खर्च करती थी। हमने आपदा के समय 2021 में इसको 1,14,000 करोड़ रुपया खर्च किया। पिछले साल भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। इट्स अ डिमांड ड्रिवन स्कीम, जितनी डिमांड आएगी उतना ही इसको बजट को बढ़ा दिया जाता है, इसमें कहीं रोक नहीं लगाई जाती। और एक कांग्रेस जो अपने समय कुछ नहीं कर पाई, इनको आज देखना चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा हम पैसा मनरेगा में खर्च करते हैं। Anurag Thakur ji, subsidies for fertilizer and food have gone up, but subsidies for petroleum have come down. Question here is also, given the fact that there are high fuel prices across the world, but in India, fuel is also used by the farmers. Do you think no subsidy on petroleum products is something that the economy is ready for at this moment? नाविका जी, इसमें मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक तो पड़ोसी देशों की हालत आपने 2 की देखी होगी, क्या हालत है वहाँ पे, पेट्रोलियम के दाम अब कहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं। क्या राहुल गांधी जी ने राजस्थान की सरकार को पूछा कि श्रीगंगानगर में जो रेट है तेल का, वो 7 लगते पंजाब से कितना ज़्यादा है या हरियाणा से कितना ज़्यादा है? कभी नहीं पूछा होगा। 2 राज्य साथ में लगते हैं, सबसे ज्यादा रेट है वहां पर। कारण, अब केंद्र ने तो अपने टैक्सेस में कटौती कर दी, विपक्षी राज्य जो है वो टैक्स में कटौती नहीं करते। तेलंगाना की क्या हालत है, आपने कभी चेक किया क्या? हमने तो छूट दी है, हमने वहां पे लगातार प्रयास किए हैं। ये चुनावी और बजट हमने है? किसानों को 1.5 गुना ज्यादा, कम से कम उनकी लागत का पैसा दिया है एमएसपी में। आप कहेंगे इस पर कि ये चुनावी बजट है, 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए टैक्स एग्जेम्पशंस बढ़ाई गई हैं। पिछले 3-4 सालों से शायद आपकी सरकार मिडिल क्लास को भूल चुकी थी। देखिए नाविका जी, पिछले 2 साल तो आप खुद देखिए, क्या 2020 में, 2021 में, 2022 में क्या स्थिति थी। दुनिया भर के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी, एक और लोगों की जिंदगियां बचाने की, अर्थव्यवस्था बचाने की, भूखमरी महामारी से बचाने की। हमने भूखमरी से बचाने के लिए 80 करोड़ गरीबों को 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके मुफ्त में अनाज देने का काम किया। तो उस पर आप कहते हो राजनीति करते हैं। हमने महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, और दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। आपदा में भी ऐसे निर्णय लिए, डिफेंस, स्पेस, कोल माइनिंग जैसे सेक्टर्स को खोलने का काम किया। आज उसमें हमें गति मिल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इस साल भी 7% की ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। लेकिन आप हर किसी को चुनाव के साथ मत देखिए। ये तो विकसित भारत बनाने के लिए नींव रखी है, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। हमने 14 PLI स्कीम्स लेकर आए। मोबाइल का उदाहरण देता हूं, पहली का
हम लोग सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, आयात करने वाले। आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। कैसे बने? 5 साल में बन गए। सो हम चुनाव को देख के निर्णय नहीं लेती मोदी सरकार। हम लोग भारत कैसे आगे बढ़े अन्य क्षेत्रों में, उसको लेकर सोचते हैं। जाने से पहले अनुराग ठाकुर जी, आपसे एक ही सवाल पूछूंगी। आज राहुल गांधी और विपक्ष को आप एक लाइन में क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि अच्छा बजट आया है, तारीफ करने की आदत डालें। हमने राज्यों को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, हमने पिछली बार भी जब उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा दिया तो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा दिया। हर राज्यों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, हर राज्यों को अपने वहां पे बदलाव लाने का। देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज में बॉन्ड लाने की बात हो या वहां पे निर्णय ऐसे करने की बात हो कि वहां पे उनकी आय भी बढ़ सके, उनका आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ हो सके, वहां पे ईज ऑफ लिविंग भी हो सके। एक और तुमने भारत सरकार की ओर से किया है, कंप्लायंस बर्डन कम किया, ईज ऑफ लिविंग में और सुधार किया है, और तो और कानूनों को भी कम करने का काम किया जो बड़े पुराने और रूढ़िवादी थे। तो राज्य की सरकारें भी पावर के क्षेत्र में हो, अर्बन क्षेत्र में हो, अन्य ऐसे क्षेत्रों में अपनी रिफॉर्म्स ला सकें, उस और प्रेरित करने का काम किया है। हम देश को एक टीम के रूप में देखते हैं, संघीय ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रूप में हम काम करते हैं और कंपीटिटिव फेडरलिज्म के रूप में काम भी करते हैं। और हमने लगातार हर बजट में प्रावधान किया कि हम देश के सभी राज्यों को साथ में लेके चलेंगे ताकि देश लगातार आगे बढ़े। अनुराग जी, मित्रों का बजट राहुल गांधी कह रहे हैं, और पहले उन्होंने ही चार्ज लगाया था सूट बूट वाला बजट। इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, हमारे लिए हर भारतीय ही मित्र है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो। हम एक परिवार का हिस्सा, 140 करोड़ भारतीय एक परिवार के रूप में, एक टीम के रूप में काम करते हैं। और ये बजट 140 करोड़ भारतीयों के लिए है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही तो इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर जाना है, विकसित भारत को बनाना है। और नए भारत में हमें इसी संकल्प के साथ आगे चलना है, और इस बजट में वो आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच अनुराग ठाकुर जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन टाइम्स नाउ। आपका बहुत बहुत आभार।